नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। जो संस्कृत की सीरीज स्टार्ट की है उससे कंटिन्यू करते हुए आज अपन एक नए समास टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। उस समास का नाम आता है द्वंद्व समास टॉपिक। बच्चा, द्वंद्व समास जो टॉपिक है इसको बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। ये जो द्वंद्व समास होता है ना, इसमें दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। तो आपको सब कुछ आपको परिभाषा में बताया भी जा चुका है। वैसे तो पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं इसकी परिभाषा को लेकर के। विदाउट टाइम वेस्ट के सीधे टॉपिक के ऊपर चलता हूं। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन बनेगा द्वंद्व समास जो होता है इसकी परिभाषा क्या है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, और पद को बच्चा आपको पता ही है, एक पूर्व पद होता है और दूसरा कौन सा होता है, उत्तर पद होता है। दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। तथा यहां चैक का लोप होता है। किसका लोप होता है बेटा? चैक का लोप होता है द्वंद्व समास में। किसका लोप होगा जी? चैक का लोप होगा। बच्चा, इसी समास के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा, एक द्वंद्व समास या एक शेष द्वंद्व समास। इसके अलावा समाहार द्वंद्व, और बच्चा एक आता है इतरेतर द्वंद्व। तो ये तीन टॉपिक अपने पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी इसको टॉपिक को सारा ही कर देता हूं। बच्चा, जैसे एक सूत्र बनता है यहाँ पर, जैसे एक सूत्र बनता है, उस सूत्र का नाम आता है चय अर्थे द्वंद्व। चय अर्थे द्वंद्व सूत्र आता है। ये कहता है कि चय के योग में यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और चय जो होगा ना वो चार प्रकार का होगा। चय के योग में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। चय जो होगा वो चार प्रकार का होगा। एक तो इसमें बता दिया समुच्चय द्वंद्व, एक आया समुच्चय द्वंद्व, एक आया इसमें अनवाच्य द्वंद्व, एक आया अनवाच्य द्वंद्व। अब कहता है कि ये जो द्वंद्व के दोनों है ना, ये निरर्थक भाव वाले हैं, यानी कि ये सामर्थ्य भाव में नहीं होते हैं, निरर्थक पद वाले हैं। तो सामर्थ्य वाले कौन कौन से आते हैं? तो बच्चा वो आते हैं, एक तो इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा चौथे नंबर पे आता है इसमें वैसे समाहार द्वंद्व। तो ये दो जो होते हैं सामर्थ्यवान वाले होते हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग बता ही दिया था, सामर्थ्यवान जो पद होता है इसी में समास होता है, निरर्थक पद में समास नहीं होता है। तो अपन ने सिर्फ इसको चार भागों में बांटा है। चय अर्थे द्वंद्व ये कहता है कि दो या दो से अधिक जो संज्ञाएं होंगी उनमें चय शब्द जोड़ दिया जाएगा, और बच्चा वहां पर पदों की प्रधानता होती है, वहां द्वंद्व समास होता है, और चय के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। और चय के बच्चा कितने प्रकार होते हैं? चार। समुच्चय द्वंद्व, अनवाच्य द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, और एक फिर आया यहाँ पर समाहार द्वंद्व। बच्चा, इसमें से जो समुच्चय अनवाच्य द्वंद्व है इसको निरर्थक माना गया है। इसमें सामर्थ्यवान पद नहीं होता है। सामर्थ्यवान का अर्थ होता है जिसमें समर्थ की भावना हो, जिसमें शब्दों का अर्थ निकले, लेकिन यहाँ शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का पॉइंट आया होगा समझ में। अब बच्चा अगला पॉइंट देख के कहता है कि यदि हमें समास का, द्वंद्व समास का विग्रह करना है ना, तो बीच में एक शब्द लगाना पड़ेगा। विग्रह करते समय चेक का क्या करना पड़ेगा बच्चा? विग्रह शब्द को लगाना पड़ेगा। तो विग्रह में क्या शब्द लगाएंगे? चय शब्द का प्रयोग करेंगे। विग्रह में चय शब्द का क्या करते हैं बेटा? प्रयोग करते हैं। विग्रह में चय शब्द का क्या होगा? यहाँ पर प्रयोग होगा। दूसरा अपन देखते हैं, यदि हमको सामासिक पद लेना है, सामासिक यानी कि जैसा है उसको सामासिक पद में बनाना है। यदि हमें सामासिक पद बनाना है तो क्या करना होगा? यानी सामासिक पद बनाना है, यानी समास बनाना है उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रथम शब्द में मूल शब्द जो है उसमें द्वितीय में दूसरे पद में यहाँ पर नपुंसकलिंग एकवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सामासिक पद में हमें, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में द्विगुण बताया भी था, यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? तो नपुंसकलिंग एकवचन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द्वंद्व और द्विगु में नपुंसकलिंग एकवचन का प्रयोग होता है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे आपके सारे कैसे आएंगे? नपुंसकलिंग के ही एग्जाम आपको मिलेंगे द्विगु और द्वंद्व में। द्विगु में थोड़ा सा अलग आया था, वो शब्द आए थे आपको बता दिया था। बच्चा, मूल आया था, वट आया था, लोक आया था। उन शब्दों में तो हमने बड़ी एक ही मात्रा लगाते हैं, वहां पर पॉइंट चेंज किया था, और यहाँ पर सिर्फ नपुंसकलिंग एकवचन का ही प्रयोग होगा द्विगु और द्वंद्व में। लेकिन अगर पुल्लिंग का प्रयोग होता है तो फिर वो कहां पर चला जाता है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है तो फिर वो बहुब्रीहि समास में चला जाता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं इतरेतर और समाहार द्वंद्वों के एग्जाम्पल्स को लेकर के, और इनके बारे में इसके बताता हूं मैं आपको। इतरेतर द्वंद्व क्या कहता है? इतरेतर द्वंद्व, बेटा इतरेतर द्वंद्व हमें ये कहता है कि संज्ञा शब्द का जहां पर प्रयोग होगा वो इतरेतर द्वंद्व होगा। संज्ञा शब्द का जहां पर प्रयोग होगा, संज्ञा शब्द का
जहाँ प्रयोग होगा, संज्ञा शब्द का जहाँ प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? आपका इतरेतर द्वंद्व होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ मैं इसके। पहला एग्जाम्पल है राम लक्ष्मणऊ। अब आपको शब्द इस प्रकार से मिलेगा, राम लक्ष्मणऊ में कौन सा समास है? बता, आप सब बता सकते हैं, एक राम है एक लक्ष्मण है, लेकिन तोड़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पर च लगाना पड़ेगा। बच्चा ये स अपने आप आ जाता है। स इसलिए आता है क्योंकि स का फिर हम यहाँ पर विसर्ग कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? रामश्च लक्ष्मणश्च। या अपन आप इसको लिख सकते हैं, राम है च लक्ष्मण है च, राम है च लक्ष्मण है च, तो ऐसे भी आ सकता है। और यह बच्चा रामश्च लक्ष्मणश्च, हर जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो। राम लक्ष्मणऊ, रामश्च लक्ष्मणश्च। दूसरा आपके सामने लेके आ रहा हूँ, राम सीतऊ। ये शब्द आ जाए तो आप क्या करोगे? तो बच्चा अभी इतरेतर द्वंद्व तो ये कहता है आप इसको एज इट इज ही रहने दो, इसको चेंज ही मत करो, रामश्च सीताश्च करो। लेकिन अभी आगे फिर आपको बताऊंगा, कहता है कि स्त्रीलिंग शब्द जहां पर आते हैं ना, तो वहां पर पुल्लिंग जो होगा वो लास्ट में चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो बच्चा आपका ये सही माना जाता है, सीताश्च रामश्च। तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा, या ये भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों ही आपके सही इसमें आंसर आ जाएंगे। उसके बाद आता है बच्चा माता पुत्रऊ। माता पुत्रऊ, तो माताश्च पुत्रश्च, पुत्रश्च माताश्च पुत्रश्च, माता च पुत्र च। चौथा, उसके बाद आता है पार्वती परमेश्वरऊ। लेकिन सिर्फ पार्वती परमेश्वर की जगह सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर आता तो भी आएगा तो यही, लेकिन बेटा यहाँ नियम चेंज हो जाता है, द्वंद्व ही आएगा लेकिन नियम चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा? पार्वतीश्च परमेश्वरश्च, पार्वतीश्च परमेश्वरश्च। उसके बाद अगला है कृष्ण अर्जुनऊ। कृष्ण अर्जुनऊ, तो कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन। फिर है एक आता है इसमें कृष्ण बलरामऊ। कृष्ण बलरामऊ, कृष्णश्च बलरामश्च। तो आप देख रहे हो कि हर जगह हमें च का प्रयोग करना है। संज्ञा शब्द है हर जगह, ये सारे संज्ञा शब्द है। राम लक्ष्मण, राम सीता, माता पुत्र, पार्वती परमेश्वर, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण बलराम। आप संज्ञा शब्द के बारे में जानते हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान रंग धर्म वंश भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के फिर 2 भेद आते हैं, आपने खूब पढ़े भी होंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। वो संधि हिंदी में चलती है, अपने टॉपिक में आता नहीं है, बाकी आप सबको पता है। सब जगह नाम आ रहे हैं और नाम आते हैं बच्चा उसको संज्ञा कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, मित्र वरुणऊ। अगला है 7वें नंबर पे एग्जांपल, तो मित्र वरुणऊ वही एग्जांपल से लेकर के आ रहा हूं जो लगभग आपके पेपरों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मित्रश्च वरुणश्च, मित्र वरुणऊ, मित्रश्च वरुणश्च। लता वृक्षऊ, लता वृक्षौ, लताश्च वृक्षश्च, लता वृक्षौ क्या बन जाएगा? लताश्च वृक्षश्च। सुख दुखे, सुखश्च दुखश्च, सुखश्च दुखश्च। यानी कि विपरार्थक जो शब्द होते हैं वो भी इसी में आते हैं। हरि हर गुरुवै। अब देखो अगला एक इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। हरि भी है, हर भी है और गुरुवै, तीन शब्द आ रहे हैं इसमें। तो 3 शब्दों को आपको बस च लगाना है और कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगा देंगे? हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च। हरि भी है, हर भी है, गुरु भी है। तो हरि हर गुरुश्च, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ये बच्चा जैसे सुख दुख आया था, ऐसे यदि आपको मिल जाए जय अजय, जय जया अजय या अजऊ, इस प्रकार से मिलेगा। तो आप क्या पढ़ना पड़ेगा? जयश्च अजयश्च, जय और पराजय।
लाभ अलाभौ मिल जाए, लाभ अलाभौ, तो लाभश्च अलाभश्च, लाभ अलाभौ, लाभश्च, फिर आ गया अलाभश्च। अब मिले शब्दार्थौ, शब्दश्च अर्थश्च, शब्दार्थौ, शब्दश्च अर्थश्च, शब्द और अर्थ। तो बस अब ये आपका पॉइंट था इतरेतर द्वंद्व को लेकर के। बस आपको इसमें च का प्रयोग करते चलना है। सब जगह आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, संज्ञा शब्द का प्रयोग हो रहा है, और साथ साथ हमें यहाँ पर क्या पॉइंट मिला है कि यहाँ पर अगर हम विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं, विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। अब बात करते हैं समाहार द्वंद्व की। ये कहता है यदि द्वंद्व समास में च जोड़ दिया जाए और अगर समाहार का बोध हो, यदि द्वंद्व समास में च जोड़ दिया जाए और बचा समाहार का बोध हो, तो वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। तो च जोड़ना है आपको, इसमें च जोड़ दिया जाए और समाहार का बोध हो। समाहार का अर्थ होता है बेटा समूह का बोध हो। समूह का बोध हो, वहां पर कौन सा समास होता है, समाहार द्वंद्व होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल लेकर के आया हूं बच्चा, यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे पाणी पादम, पाणी पादम, पाणिश्च। अब देखो पाणिश्च पादौश्च, या ऐसा नहीं कर सकते अपन, यहाँ ऐसा कर देंगे तो ये तो इतरेतर द्वंद्व में चला जाएगा। पाणिश्च पादश्च कर देंगे तो इतरेतर द्वंद्व में चला जाएगा। यहाँ तो हमें हाथ और पैर का क्या करना है, मेल करना है, समाहार करना है। पाणी यानी हाथ और पाद यानी पैर, तो इन दोनों का हमें क्या करना होगा, समाहार करना होगा। और जब समाहार करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाणी च पादौ च तेषाम समारः है। बस यही अंतर है, पाणी च पादौ च तेषाम समारः, ये शब्द अपने को जोड़ना पड़ेगा, उनका हमने क्या कर दिया, समाहार कर दिया। तो लास्ट में समाहार शब्द लिखना पड़ेगा। और बच्चा इस वजह से यहाँ पर समाहार द्वंद्व होता है। समाहार का अर्थ आप समझ गए होंगे, इनका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर इनका मिलन होना, यानी कि इनको मिलाना। अन्न जलम, अन्नम जलम, तो बेटा ये आ गया आपका अन्न जलम। इसमें क्या करोगे, एक अन्न और एक जल है, अलग अलग है, तो इसका क्या आ जाएगा, अन्न अन्न च जल च, या अन्नम च जलम च, और फिर आ जाएगा तयोः समारः। तयोः भी आ सकता है, तेषाम भी आ सकता है, बात एक ही है। तो तेषाम समारः लिख देंगे, उनका क्या है, अन्न और जल का हमने क्या कर दिया, समाहार कर दिया, तेषाम समाहारः है। ये हुआ भाई। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं अपन। यहाँ पर अगला सूत्र आता है सर्प नकुलम, सर्प नुकुलम, नकुलम, सांप और नेवला। तो सांप और नेवला का समाहार कर दिया, सर्पम च नुकुलम च तेषाम समारः है। हमने उनका बेटा क्या कर दिया, समाहार कर दिया, मिला दिया, और मिलाकर के सीधा क्या बना दिया, सर्प और नकुल बना दिया। कुरु और कुरुक्षेत्र, एक शब्द आया कुरु और एक शब्द आ गया कुरुक्षेत्र। तो बच्चा एक तो है कुरु प्रदेश और एक तो है कुरु, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये अलग अलग है ना भाई, कुरु और कुरुक्षेत्र अलग अलग है, तो इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, कुरु च कुरुक्षेत्रे च, कुरु च कुरुक्षेत्रे च तेषाम समारः है। तो हमने उनका क्या कर दिया, समाहार कर दिया, उनको मिला दिया। कुरु अलग है, कुरु का अर्थ होता है निर्दयी, और कुरुक्षेत्र उनका अलग है, जहाँ उनका रहने का निवास स्थान था, वो था आपका कुरुक्षेत्रे। उसके बाद बचा दधिधृतम, दधिधृतम, दधिधृतम क्या जाएगा, दधीम च धृतम च तेषाम समारः है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि हर जगह समाहार शब्द का प्रयोग हो रहा है, और कुछ आपको नहीं करना है। समाहार द्वंद्व में एक जैसे आपके शब्द यहाँ पर मिलने वाले हैं, ज़्यादा इसमें अपोजिट शब्द ज़्यादा मिलते हैं। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च तेषाम समारः है।
शीतम च उष्णम च तेषाम समारह। उसके बाद है अहिनकुलम, अहिनुकुलम, अहिनुकुलम। ये क्या शब्द है भाई? अहिश्च नकुलश्च तयोः समारह। तो अहिश्च, अहिच नुकुलः च तेषाम समारह, ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट लेता हूं, काकोलुकम, काकोलुकम, काकोल, काक प्लस उल्लुकम, उल्लुकम यानी काक कौवा और उल्लू। तो काकः च उल्लुकः च तेषाम समारह। दोस्तों इस प्रकार से हमने इनका क्या कर दिया, समाहार द्वंद्व में इनको एक जोड़ करके लिख दिया। विकेतर में अलग अलग लिखते हैं, वहाँ पर च का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर सीधा हमने तेषाम समारह करके इनको प्रयोग कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं। वो पॉइंट क्या कहते हैं कि जब पुल्लिंग व स्त्रीलिंग साथ साथ हो, एक नियम कहता है कि जब पुल्लिंग व स्त्रीलिंग एक साथ शब्द में आ जाए, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग एक साथ साथ हो, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग साथ साथ हो, तो स्त्रीलिंग तो आगे आ जाएगा और पुल्लिंग क्या रहता है, शेष रहता है। पुल्लिंग यानी लास्ट में आएगा आपके, पुल्लिंग क्या रहेगा, शेष रहता है, अर्थात पुल्लिंग क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एक शब्द मिलेगा बच्चा आपको पितरऊ, ये शब्द मिला आपको। अब पितरऊ में तो माता और पिता दोनों आते हैं, तो माता पहले आ जाएगा शब्द और पिता शब्द जो आएगा वो पीछे चला जाएगा। क्या बन जाएगा, माता च पिता च। इस प्रकार से हंसौ शब्द मिलेगा आपको, तो बच्चा हंसों में हंस और हंसनी दोनों है, लेकिन हंसी शब्द जो आएगा ना वो आपके पहले आ जाएगा, यानी कि जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो बन जाएगा हंसी च हंसह च, हंसी च हंसह च, ये आ जाएगा आपका हंसौ शब्द का। उसके बाद एक और ले लेते हैं, तऊ शब्द है, सह तऊ ते। अब बच्चा तऊ में दो शब्द आ गए, यहाँ पर पुल्लिंग भी आ गया, स्त्रीलिंग भी आ गया, सा च, और बेटा फिर सा च, और सा च के साथ साथ तो पुल्लिंग आ गया, और यहाँ पर पुल्लिंग क्या आ जाए, स्त्रीलिंग आ गया, और सह क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग में आ जाएगा, सा च सह च। तो इस प्रकार से आपका बन गया ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। अगला नियम कहता है, यदि अग्नि शब्द आई, तो अग्नि बच्चा हमेशा छोटी की मात्रा आती है ना, तो कह रहा है अग्नि शब्द के बाद में, अग्नि शब्द के बाद में वरुण मिले, वायु मिले, अग्नि शब्द के बाद में वरुण या वायु शब्द मिल जाए, या फिर सोम शब्द मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए, सोम शब्द, तो ये अग्नि की ई जो होती है ना, हिलिश्व ई जो होती है, ये बड़ी ई में चेंज हो जाएगी, ये बड़ी ई में बदल जाएगी। बस आपको इतना सा करना है। जैसे एग्जाम्पल है अग्निश्चय, अग्निश्चय सोम है च, ये शब्द मिला आपको, तो आपने सोम जैसे ही देखा तो इस अग्नि को आप क्या कर दो, बड़ा कर दो, तो क्या बन जाएगा, अग्नि सोमऊ या अग्नि सोम है। तो अग्नि सोमऊ ये शब्द बन गया, अग्नि क्या आ गया हमारे सामने, यहाँ पर बड़ा शब्द बन गया। यदि मिले आपको अग्नि च वरुण च, अग्नि च वरुण च, तो ये शब्द आया, तो हमने क्या कर दिया इसका, अग्नि वरुणऊ, अग्नि और वरुण इन दोनों का एक साथ हो गया। ऐसे बच्चा आया अग्नि च वायु च, तो इसका अपन क्या कर देंगे, अग्नि वरुणऊ, अग्नि वरुणऊ। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, बड़ा ई किया है। बाकी आपके इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है। अगला कहता है, यदि क्षुद्र जंतु हो, क्षुद्र जंतु हो और साथ ही साथ उनका में भी विरोध हो, क्षुद्र जंतु हो और साथ साथ पारस्परिक विरोध वाले जो शब्द आते हैं उनमें नपुंसकलिंग एकवचन का प्रयोग होता है। क्षुद्र जंतु व पारस्परिक, पारस्परिक यानी कि एक दूसरे के विरोध करने वाले, पारस्परिक विरोध करने वाले, पारस्परिक विरोध करने वाले शब्दों में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होता है। नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे कीट पतंग है, ये शब्द मिला,
तो कीट पतंगा ये शब्द आपको मिलता है। यहाँ पर आप कैसे तोड़ोगे इसको, तो कीटम च पतंगम च, इस प्रकार से करना पड़ेगा। कीटः च कीटम च पतंगम च, कीटम च पतंगम च, कीट पतंग है शब्द हो गया। जैसे आ जाए मूषक मार्जरम, तो ये मूषक और मार्जरम, तो बिल्ली और चूहा, तो मूषक और मार्जरम ये शब्द मिला। तो मुस्कम च मार्जरम च, तो ये है क्षुद्र जंतु वाले जो होते हैं उनमें। यहाँ पर अपन किसकी एक दूसरे का विरोध कर लेते हैं, वो किस में किसका आ जाएगा इसमें, तो आपका आ जाएगा इसमें द्विगु समास में इसका प्रयोग होता है। एक लास्ट इसमें लेते हैं बच्चा एक शेष द्वंद्व, ये ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला है। एक शेष द्वंद्व समास हमें ये कहता है कि जहाँ दो या दो से अधिक पदों में से एक जो होगा ना वो पुल्लिंग रह जाता है। तो जहाँ एक शेष करना है, जहाँ दो या दो से अधिक पद हो वहाँ पुल्लिंग शेष रह जाता है। वहाँ पुल्लिंग क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। जैसे एक शब्द मिला दंपति, अब दंपति में आपको पता है पति और पत्नी दोनों आते हैं और पुल्लिंग हमेशा क्या जाएगा इसमें, लास्ट में जाएगा दंपति शब्द में, ठीक है। तो क्या कर देंगे, जाया, पत्नी यानी जाया और पति यानी पति, जाया चाहे पति चाहे, इस प्रकार से। परमेश्वरऊ, अब मैंने आपको बताया था पार्वती परमेश्वर है तो अलग बात है, यहाँ सिर्फ परमेश्वर शब्द दे रखा है और पार्वती परमेश्वर दोनों को मिला करके क्या बनता है, पार्वती चाहे परमेश्वर है चाहे शब्द बनता है। तो लास्ट में अपने को मैंने आपको पहले ही बताया था जब पुल्लिंग आएगा लास्ट में जाएगा। भ्रातृ शब्द आ जाए, भ्रातृ, तो फिर इसमें भ्रातृ में भगिनी भी आती है, भगिनी चाहे भ्राता चाहे भगिनी चाहे भ्राता च, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल हुए। उसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसमें अजऊ, अजऊ में बकरी, अजऊ यानी बकरी, तो अजा च अजह च, अजा च अजऊ च। एक और ले लेते हैं पुत्रऊ, पुत्रऊ, पुत्रों में पुत्री और पुत्र दोनों, पुत्री च पुत्र है च, पुत्री च पुत्र है च। अगर आ जाए स्त्री पुंसऊ, ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। स्त्री पुंसऊ, इसका संधि, इसका समास वगैरह देखिएगा, स्त्रीम च पुमान च, तो यहाँ पर इसको संधि विच्छेद कर समास वगैरह करेंगे, क्या बन जाएगा, स्त्री च पुमान च। ये था बच्चा आपका छोटा सा आपका एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम था द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास। तो दो टॉपिक्स आप क्लियर हुए, द्विगु और द्वंद्व समास। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।